हेलो दोस्तों, मैं विकास जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमारा हिस्ट्री का सीज़न चल रहा है, जिसमें हम हिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं महमूद बिन कासिम को, मोहम्मद बिन कासिम को, महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी को, और उसके बाद में हम पहुंच चुके थे दिल्ली सल्तनत के अंदर। दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुलाम वंश को, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हुए, उन्हीं में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हमारा आएगा तुगलक वंश, खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद में हमारा लोधी वंश। ठीक है, इस प्रकार से हम 5 वंश दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं गुलाम वंश की। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हम शुरुआत किसकी कर रहे हैं? गुलाम वंश की। गुलाम वंश की अगर बात करें तो गुलाम वंश 1206 से शुरू होगा और 1290 तक चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश का संस्थापक ही कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने कल पढ़ा था, कल की क्लास में, जिसमें हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम होने के कारण ये उसका सेनापति था, और ये सबसे बड़ा सेनापति होने के कारण ही, सबसे बड़ा गुलाम होने के कारण ही इसने क्या किया? 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो ये गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो ये अपनी राजधानी को लाहौर में अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी कहाँ बनाता है? राजधानी बनाता है लाहौर को। राजधानी ही किसको बनाता है? लाहौर को। ठीक है, अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक में अगर मैं बात करूं तो ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है? चंद्रमा का देवता। ऐबक शब्द का ही मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। अब कुतुबुद्दीन ऐबक को हम पढ़ रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक चलेगा, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए कार्यों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा क्या कि इसने राजधानी किसको बनाया? लाहौर को। उसके बाद में इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद में इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त न करके हमने कल भी पढ़ा था कि इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। इसने सुल्तान की उपाधि ना लेकर सिपल्हासार की उपाधि ली। सिपल्हासार का मतलब ही क्या होता है? सिपल्हासार का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है सेनापति। तो इसने सेनापति बनकर ही अपना कार्य किया। इसने कोई सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, क्योंकि यह पहले भी क्या था? मोहम्मद गौरी का सेनापति ही था। तो सेनापति के पद पर रहते हुए इसने सुल्तान की उपाधि धारण ना करके इसने सेनापति की ही उपाधि धारण की, और यह यूपी में बदायूं के ऊपर अपना राज करता था। कहाँ पे? यूपी के अंदर बदायूं में। तो ये कहाँ का गवर्नर था? तो ये बदायूं का गवर्नर था। कहाँ पे?
यूपी के अंदर बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, इसको लाख बख्श के नाम से जाना गया। और इसने क्या किया, इसके बाद में 1210 के अंदर, कब 1210 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे, चौगान खेलते हुए। ये चौगान खेल रहा होता है, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कैसे होती है, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। हमने पढ़ा कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ये सेनापति बन के ही अपना राज कर रहा है, तो ये टैक्स पे करता है। पर ये टैक्स पे करता है किसको, शाहरुख को। अब शाहरुख कौन है, तो शाहरुख की अगर बात करें तो शाहरुख मोहम्मद गौरी का ही गुलाम लगा लो या बेटा लगा लो, वो है। और इसको टैक्स कौन देगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक, किसको, शाहरुख को। ठीक है, इसका 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होती है। तो इसके बारे में इतना ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद गद्दी पर बैठेगा कौन, वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद गद्दी पर बैठता है आराम शाह। 1211 के अंदर आराम शाह गद्दी पर बैठता है। कौन गद्दी पे बैठता है, आराम शाह। ठीक है, आराम शाह इसका ही भाई था और वो गद्दी पर बैठता है आराम शाह। आराम शाह सिर्फ आराम करता है और इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश के द्वारा इसको मार दिया जाता है आराम शाह को। और इल्तुतमिश कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश, अब हम जानेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश की सबसे पहली बात यही है कि इल्तुतमिश एक प्रथम सुल्तान था, प्रथम वैधानिक सुल्तान, वैधानिक उपाधि प्राप्त करने वाला सुल्तान, वैधानिक सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला। वैधानिक सुल्तान की उपाधि पाने वाला। इससे पहले हमने देखा आराम शाह को मरवा देता है और हमारा जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो सुल्तान की उपाधि लेता ही नहीं है। तो पहला सुल्तान ही कौन बनता है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को 1229 के अंदर बगदाद के खलीफाओं के द्वारा वैधानिक सुल्तान की उपाधि दी जाती है, बगदाद के खलीफाओं के द्वारा। ठीक है, और 1229 की अगर बात करें तो 1229 में कल हमने पढ़ा था कि 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा हुआ था। ठीक है, इससे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक के सारे कार्य कल वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। और कुतुब मीनार का निर्माण भी हमने पढ़ा था कि कब शुरू करवाया था उसने, 1199 ईस्वी में। ठीक है, 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ था और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कब हुआ था, 1229 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं 1215 के अंदर। हम पढ़ते हैं 1215 को। तो 1215 के अंदर तराइन के अंदर ये तीसरी लड़ाई होती है, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन की थर्ड युद्ध की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, जिनमें से सबसे पहले था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद कुबाचा, यल्दौज और बख्तियार खिलजी। 1215 के अंदर जब इल्तुतमिश गद्दी के ऊपर बैठता है तो मोहम्मद गौरी के एक गुलाम यल्दौज को दिक्कत हो जाती है। किसको, यल्दौज को।
यल्दौज सोचता है कि गद्दी पर बैठने का हक किसका है, यल्दौज का। वो लड़ाई करता है किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ। इसमें क्या होता है कि इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दौज हार जाता है। तो 1215 में क्या होता है, तराइन का थर्ड बैटल होता है जिसमें यल्दौज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। इसके बाद में 1221 के अंदर एक चंगेज खान का आक्रमण होता है। चंगेज खान। अब चंगेज खान मंगोलिया का शासक था। कहाँ का शासक था, मंगोलिया का। कहाँ का शासक था, मंगोलिया का। और चंगेज खान की अगर बात करें तो चंगेज खान का असली नाम तिमुचिन था। तिमुचिन क्या नाम था, तिमुचिन। और ये मंगोलिया शासक था। इसने किसके ऊपर अटैक किया था, इल्तुतमिश के ऊपर। कब, 1221 के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या क्या कार्य किए। इल्तुतमिश के कार्यों की अगर बात करें तो इल्तुतमिश ने चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए। चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए, जिसको टका एवं जितल बोला जाता है। चांदी के सिक्के जो थे उनको टका बोला जाता था और जो तांबे के थे उनको जितल बोला जाता था। टका और जितल। इसके बाद इसने एक संगठन की शुरुआत की, संगठन लगा लो या एक सभा की शुरुआत की, जिसमें ये तुर्कान ए चहलगान के नाम से, तुर्कान ए चहलगान, ये कुछ सदस्यों का संगठन होता था जो आजकल के जैसे हमारे पीएम होते हैं, जैसे हमारे मंत्री होते हैं, वैसे ही इस टाइम के इसके मंत्री थे, जो इसको चालीसा भी बोला गया था। चालीसा यानी कि 40 लोगों की एक बैठक, जिसमें 40 लोग डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में इसने एक सैनिकों के लिए एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा का मतलब होता है, एकता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। पहले सैनिकों को क्या था, पहले सैनिकों को कुछ दिया नहीं जाता था, सिर्फ उनका जो युद्ध में जीत के आते थे उसमें कुछ हिस्सा होता था। लेकिन उसके बाद में क्या किया, सैनिकों को इसने एकता देना शुरू कर दिया या इक्तेदारी प्रथा शुरू कर दी। इसमें सैनिकों को एक जमीन का टुकड़ा इनाम में दिया जाता था जिस पर वह रूल करता था। तो एकता प्रथा इसने चलाई। उसके बाद में 1229 में हमने पढ़ा कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसने राजधानी को चेंज कर दिया। यह राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली बनाई और उसके बाद 1236 के अंदर इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और कहां पे होती है, दिल्ली के अंदर। इल्तुतमिश की हत्या या मृत्यु कहां पे होती है, दिल्ली के अंदर। और 1236 के बाद में गद्दी पर बैठ ही कौन जाता है, इसका भाई बैठता है नसीरुद्दीन। और उसके बाद में आएगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को हम कल पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ लिया है 1206 से लेकर 1236 तक। कल हम इनके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। इससे क्या होगा, हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और अच्छे से हमको ये सब याद होएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।